4 साल उनके खराब हो जाते हैं। सुनील, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर भोपाल के रहने वाले हैं। भोपाल अगर आपको मुझे घुमाना हुआ, क्या क्या घुमाएंगे आप मुझे, क्या क्या दिखाएंगे भोपाल की? ऐसी कौन सी दर्शनीय चीज़ें हैं जो आप मुझे दिखाना पसंद करेंगे? सर सबसे पहले मैं घुमाऊँगा VIP और लेक व्यू फ्रंट, जो कि भोपाल की पहचान है। भोपाल सिटी ऑफ लेक्स इसी की वजह से जाना जाता है। उसके बाद सर वन विहार नेशनल पार्क, क्योंकि इंडिया में ऐसे कुछ गिने चुने ही शहर हैं जिनके शहर के अंदर नेशनल पार्क है। तीसरी चीज़ सर सैर सपाटा, जो कि एक अच्छी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। सर इसके अलावा भोपाल के पास एक परमार वंश के टाइम का 11वीं शताब्दी का मंदिर है, शिव मंदिर भोजपुर। और सर पास ही में एक रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत देखभाल है सर। आप मुसलमानों से जुड़े हुए कोई भी इमारत नहीं दिखाएंगे? गाजी मस्जिद या उनके दौर की जो मॉन्यूमेंट्स हैं? सर मेरा मानना है इनमें से कोई भी धार्मिक नहीं है। इन जगहों को सभी लोग विजिट करते हैं, तो सर मैं इसे धर्म से जोड़ के नहीं हूँ। भी तो दर्शनीय चीज़ें हैं उस दौर की बनी हुई, नवाबों का सारा राज 47 तक भोपाल के नवाबों ने यहाँ पे राज्य किया है। बहुत से ऐसे उनके मॉन्यूमेंट्स हैं जो देखने लायक। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं जो मुझे दिखाएंगे? सर ताजुल मस्जिद है, इसके अलावा इस्लाम नगर में जो फोर्ट है वो है। सर अभी मैं यही याद कर पा रहा हूँ। वो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर, जी सर। एमटेक किया, बीटेक बीटेक किया। तो अब आप क्या किस सर्विस में जाना चाहते हो? सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वर्तमान जो जॉब प्रोफाइल है वो टीम लीड के तौर पर मैं अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। और मेरा खुद का ऐसा असेसमेंट है कि मेरा एप्टीट्यूड एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की जॉब के लिए ज़्यादा बेहतर है। और मैं पिछले 1.5 से 2 साल से इस पद पे हूँ। और साथ ही साथ मैंने लीडरशिप प्रोग्राम में पास आउट किया है, जो TCS टाटा का खुद का एक यंग लीडरशिप प्रोग्राम होता है ऐसे ही। उसे मैंने 3.5-4 साल के एक्सपीरियंस पर मैंने क्वालिफाई किया था। तो सर इन कारणों से मेरा असेसमेंट ये है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए जब 12th में थे, उस समय क्या आपके निर्णय लेने की आप में कैपेबिलिटी नहीं थी? जब मुझे इंजीनियरिंग की जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी अपने सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लेने के लिए नहीं सोचा आपने ह्यूमैनिटीज़ में हम ग्रेजुएशन कर लें? सर पहला पक्ष इसका कि मैंने क्या उस समय सिविल सर्विसेज के लिए सोचा है। सर जब मैं 11वीं और 12वीं में था तब मेरे आसपास टीचर्स का और पेरेंट्स का ये परसेप्शन रहा कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बेहतर हैं उन्हें इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। सर वो परसेप्शन कहीं ना कहीं काम किया और मैंने इंजीनियरिंग में जाने का निर्णय लिया। और सर जहाँ तक बात है इंजीनियरिंग की, तो मैं अपने इंजीनियरिंग के सीज़न से बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हूँ। उसकी भी कुछ रीज़न है कि सर पहली बात मेरे कंसिस्टेंट स्कोर रहा पूरी इंजीनियरिंग के समय पर। दूसरी चीज़ सर इंजीनियरिंग के जस्ट बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो मुझे जॉब सिक्योरिटी मिली। साथ ही साथ सर मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग के दौर में मैंने जो स्किल हासिल किए मैं अपनी सर्विस में उन्हें यूज़ कर पाया और उनके बल पर मैं सर्विस में आगे बढ़ पाया। और सर उन्हीं स्किल के जब मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी सर्विस में तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, अब मेरे लिए अगला पड़ाव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। और सर मैं अपने निर्णय से पूर्ण संतुष्ट हूँ। जब आप अपने निर्णय से संतुष्ट हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में करवाना चाह रहे हैं। अभी आप वर्किंग भी हैं, जी सर। अभी कौन कौन सी पोस्ट को प्रेफर किया है? सर क्या क्या भरेंगे आप अभी? सर फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी होगी SDO, सेकंड प्रेफरेंस मेरी होगी जनरल CEO, उसके नीचे होगी मेरी DSP और सर उसके नीचे अनुभव। एसडीएम कौन पद है? एसडीएम पद तो नहीं है। सर डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, एसडीएम पद तो नहीं है। CO जनपद क्या और DSP की आपको पे स्केल और उनके उसका अंतर पता चल रहा है नहीं कि कुछ है डिफरेंस उनके पे स्केल वगैरह में?
सर इन प्रेफरेंसेस को भरने का रीज़न पे स्केल पर निर्धारित नहीं है सर। यदि पे स्केल की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर उसके लिए बड़ा मेरे अच्छा है। बेहतर विकल्प होता। पर सर मुझे मेरा ऐसा प्रमोशंस पे मानना- भी तो विचार करते हैं। प्रमोशंस क्या है जी सर। नहीं, फ्यूचर के लिए तो प्रमोशंस बहुत एक्सट्रीम प्लेजर तो अपना वही होता है। स्टार्टअप कहीं से भी करें, आप भी जिस पैकेज में गए थे आप उसी पैकेज के लिए तो आपने सोचा नहीं था, और आपका अपना था कि हम वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट VP बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, उस जिस भी कंपनी में आप होंगे मुझे नहीं मालूम। सर मेरे लिए जो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है वो है जॉब सेटिस्फेक्शन। सर मेरा ऐसा मानना है जब हम सिटीजन फेसिंग सर्विसेज करते हैं तो जो हम काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट सोसाइटी को दिखता है, और सर वो एक जॉब सेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा जरिया होता है जो कहीं ना कहीं मैं IT सेक्टर में मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो सर मैं इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट या प्रमोशन के क्राइटेरिया को पीछे रखता हूँ और जॉब सेटिस्फेक्शन के क्राइटेरिया को आगे रखता हूँ। फिर आप ये बताइए, जनपद पंचायत का जो आपने बताया मैं CEO हो जाऊंगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तो सब तो पावर सरपंच के पास है। मॉनेटरी जो भी चेक की और उसका डेवलपमेंट्स तो सब सरपंच कर रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है वो यही तो कह रहा है कि हम जनप्रतिनिधियों से काम करवाएं। आपका उसमें क्या रोल रहेगा? जनप्रतिनिधि आप गवर्नमेंट लैंड पे ही तो काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट की लैंड बची नहीं है। सरपंच अपने हिसाब से काम करेंगे, आप सरपंच को कैसे कंट्रोल करेंगे? सर जनपद अध्यक्ष भी एक होगा। जी सर। सर मेरी जितनी जानकारी है जनपद CEO का पद सरपंच को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि शासन और एडमिनिस्ट्रेशन में एक समन्वय बनाकर जो शासन नीतियाँ बनाएगा उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए है। सर पंचायत स्तर पर सरपंच जो नीतियाँ बनाएंगे या शासन स्तर पर मध्य प्रदेश शासन जो नीतियाँ बनाएगा उनका क्रियान्वयन करना मेरी प्रमुख जिम्मेदारी है। नहीं, आपने जॉब सेटिस्फेक्शन की बात की तो अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन नहीं किए। आप यहाँ सेटिस्फेक्शन में बात करेंगे तब समझ में आएगा, वो सुनी सुनाई बात है। और आप समाज में सुनते होंगे, है ना, कि पुलिस खिलाफ लोग बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खिलाफ बोलते हैं, जजों खिलाफ बोलते हैं कि ये हो रहा। लेकिन जो इंजीनियरिंग ब्रांच के लोग इंजीनियर है बड़े बड़े, पब्लिक में उसका कहीं कुछ चर्चा नहीं चलती। वो बदमाश है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, बेईमान है, कहीं चर्चा नहीं चलती। चर्चा इन्हीं सब की चलती है ना। तो आप कैसे करें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा? बहुत आपको बुरा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, नेता लोगों को बुरा कहेंगे, आलोचना करेंगे। और इंजीनियरिंग लाइन में जाइए, बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े पद पर चले जा रहे हैं, सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब कोई आम पब्लिक को गाली नहीं दे रही, कुछ नहीं बोल रही। लेकिन इन सर्विसेज में हर जगह आपका आलोचना सुनना पड़ता है। सर सेटिस्फेक्शन कहाँ से हो गया? सर इसके पीछे इस बात को लेकर हुआ सर, सब आलोचना भी करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ही सीमित दायरे में होता है। तो आप उसमें तो सिर्फ- जैसा आपने बताया, प्रेसिडेंट डायरेक्टर कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, जी सर। करोड़ों का पेमेंट हो जाता है, बहुत ऊंचे ऊंचे तक जाते हैं। सर इसे अगर हम इस नज़रिए से देखें कि यदि कोई किसी कंपनी के प्रेसिडेंट पद तक पहुंच भी जाता है तो उनका एक्सपोजर सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज है या सरकार का जो पॉलिसी डिपार्टमेंट है वहाँ तक होता है। पर यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को देखें तो यहाँ पर एक अधिकारी का एक्सपोजर लाखों लोगों तक होता है। तो सर क्योंकि भारत इतना डाइवर्स कंट्री है और इतनी हमारे यहाँ पॉपुलेशन है तो सर यहाँ पे हर प्रकार के ओपिनियन आना स्वाभाविक है और ब्यूरोक्रेसी को इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और यदि कुछ नेगेटिव फीडबैक भी मिलता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। तो सर सर हम बताइए, कोई 3 ऐसी योजनाएं बताइए जो जनपद पंचायत के CEO को इम्प्लीमेंट आप ऐसे अच्छे से करेंगे। कोई 3 ऐसी योजनाएं जो आप जानते हो मध्य प्रदेश शासन की हैं और जनपद और कुछ क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। सर पहली तो है महात्मा गांधी रूरल गारंटी योजना। दूसरी सर अभी मध्य प्रदेश शासन ने हाल ही में लाडली बहना योजना जो चालू की है वो। और तीसरी सर जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है सर, ये तीनों योजना मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। इसके अलावा सर मैं प्राइमरी एजुकेशन और वुमेन एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। सुनील, आपका हॉबी है अच्छा प्राजीविक। अभी कुछ
नवीन जो है कुछ 3 ऐसी रक्षा प्रौद्योगिकियों के बारे में बताइए जिससे भारत को एज मिल रहा हो अपने पड़ोसी देशों के संदर्भ में। सर पहला मैं इसमें बोलना चाहूँगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर दुनिया का पहला ऐसा प्रोग्राम बना रहा है जिसका नाम है टैक्स प्रोग्राम, जिसका नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। सर ये अभी दुनिया में और कोई नहीं कर रहा है। इसका एक्सपीरियंस हमने लिया है जो हाल ही में अजरबैजान और अर्मेनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो सर इस प्रोग्राम के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो है एक फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मल्टीपल ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की एक ऐसी टीम बनाना जिसको सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट का पायलट ऑपरेट करे, जिससे हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको प्रोटेक्शन भी मिले और साथ ही साथ हम अनमैन्ड और मैन्ड दोनों टेक्नोलॉजी का एक समन्वय दिखाकर कॉम्बैट सुपीरियॉरिटी हासिल कर सकते हैं। सर पहला मैं इस पर रखना चाहूँगा। सर दूसरा है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल जो DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने के लिए बनाया है। सर दुनिया में सिर्फ गिनी चुनी 2 और ऐसे देश हैं जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में अभी महारत हासिल कर पाए हैं, वो चाइना है और रशिया है। इवन जो हम सबसे एडवांस इकोनॉमीज मानते हैं USA या साउथ कोरिया, जापान, वो भी अभी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाए। तो मैं मानता हूँ इसमें हमारा एडवांसमेंट काफ़ी अच्छा है। और सर तीसरा मैं मानता हूँ जो हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हम अगले चरण में लेके जा रहे हैं, तो उसका 2 वर्जन हम बना रहे हैं, एक ब्रह्मोस ER और एक ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस ER और ब्रह्मोस NG जो होगा वो हमें एज देगा जो अभी तक दुनिया में डोमिनेंस बनी हुई है इजराइल की मीटियोर मिसाइल या USA की टॉमेहॉक मिसाइल की। तो सर वहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट मार्केट ओपन होगा। और ब्रह्मोस 2 मिसाइल जो है वो इस श्रेणी की दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल होगी जिसको काउंटर करने के लिए अभी तक दुनिया के पास कोई काउंटर टेक्नोलॉजी नहीं है। सर ये 3 टेक्नोलॉजी को मैं आगे रखूँगा। भीमराव अंबेडकर और गांधी के दर्शन का मूलभूत अंतर क्या है? सर क्या ये दलितों के संदर्भ में सवाल? सारे संदर्भ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सर महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी रही है वो सत्य और अहिंसा के व्यतिरिक्त उनकी है। सारे जो उनके कार्यक्रम रहे, जो आंदोलन रहे, उनका ऐसा मानना था कि सत्य और अहिंसा ही ऐसे हथियार हैं जिनसे हम लोगों के मनों को जीत सकते हैं। और मन में परिवर्तन, अगर हमने लोगों के मनों में परिवर्तन ला दिया तो कोई भी जंग फिर जंग नहीं रह जाएगी। वहीं सर भीमराव अम्बेडकर का जो विचार है वो अधिक महत्व देता है शिक्षा को, और ख़ास तौर से उन तबकों की शिक्षा को जो हमेशा से समाज में पिछड़े रहे हैं। उनका ऐसा विचार था कि यदि हम उनको शिक्षित कर देते हैं तो जो सामाजिक जंग हम वो जीत सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका। जी और क्या सर एक और अंतर है सर, जहाँ पर इक्वालिटी दिलाने की बात होती है, इक्वल राइट्स की बात होती है, उसमें भीमराव अम्बेडकर का ऐसा मानना था कि रिजर्वेशन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। रिजर्वेशन एक ऐसा टूल हो सकता है जिससे हम पिछड़े वर्गों को समानता तक ला सकते हैं, और गांधी जी इस बात से असहमत हैं। सर गांधी जी की जो विचारधारा थी वो ये थी कि यदि हम रिजर्वेशन की पॉलिसी को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो दीवार है हम उसको और बढ़ा देंगे। पूना पैक क्या है? सर पूना पैक इसी से रिलेटेड है। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट निकल कर आया उसमें दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल देने की बात हुई, जिस पर गांधी जी सहमत नहीं हुए। बट भीमराव अम्बेडकर इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, उनके लिए सेपरेट रिजर्वेशन होना चाहिए और उनके लिए अलग से सीटें चिन्हित होनी चाहिए जिन पर उन्हें रिजर्वेशन मिले और वो चुनकर आए। तो गांधी जी में सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के असहमतियाँ थी क्या रिजर्वेशन को लेकर?
सर सिद्धांतिक रूप से रिजर्वेशन को लेके थी, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट एक तरह से रिजर्वेशन का ही एक्सटेंशन था, तो गांधी जी इस बात से असहमत। रिजर्वेशन को तो फिर कैसे उन्होंने रिजर्वेशन बढ़ाने को कैसे सपोर्ट कर दिया? सॉरी सर, मुझे इसको और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ी